गरीब बहू की रजाई छीनने वाली सास। मम्मी, ये वेंकट हॉल तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। इसकी बुकिंग तो लाखों में हुई होगी। वो तो होगी ही ना बेटा, लड़की वाले करोड़पति जो है। अरे आ गए आप लोग। मैं कब से आप लोगों की राह देख रही थी। वैसे कुंती बहन जी, लड़की के घर वालों ने शादी के इंतजाम तो बड़े ही अच्छे किए हैं। उन्होंने दहेज भी अच्छा ही दिया होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने दहेज में 4 BHK के 2 फ्लैट दिए हैं और साथ ही साथ एक फॉर्च्यूनर कार और 30 लाख रुपए कैश। अरे वाह काकी, आपकी तो लॉटरी लग गई। इतनी अमीर लड़की जो आपकी बहू बन गई। अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं अपने रविंद्र के लिए बिल्कुल ऐसी ही अमीर लड़की लेकर आऊंगी, ताकि मेरे घर में भी इतना सारा दहेज आ सके। दोनों माँ बेटी के दिल में दहेज के लिए लालच का दिया जल जाता है। अब दोनों ही रविंद्र के लिए अमीर से अमीर लड़की की तलाश में फिरती हैं, लेकिन वहीं रविंद्र एक गरीब लड़की के प्यार में डूबा हुआ था। अरविंद, क्या तुम्हारी माँ मुझे पसंद करेंगी? रमिया, मेरी माँ और मेरी बहन तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। रविंद्र और रमिया एक दूसरे के बारे में अपने अपने घर में बताते हैं। रमिया के माता पिता तो शादी के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही शशि और सोनम को इस बारे में पता चलता है। भैया, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आप क्या बोल रहे हैं? मैं तेरे लिए अमीर लड़की की तलाश में हूँ और एक अमीर लड़की से तेरी शादी करवाऊँ, जो इस घर में बहुत सारे पैसे, बहुत दहेज लेकर आ सके, और तू एक गरीब लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो आप दोनों? आप जानते हो ना कि हम खुद झोपड़पट्टी में रहते हैं। उसके बावजूद भी आपको एक अमीर लड़की को अपने घर की बहू बनाना है। मैं रमिया से प्यार करता हूँ और शादी भी रमिया से ही करूंगा। अगर मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रविंद्र की बात सुन शशि और सोनम दोनों ही डर जाती हैं और कुछ कह नहीं पाती, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उन्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। और कुछ ही महीनों में रमिया और रविंद्र की शादी हो जाती है। माँ, सोनम, हम दोनों कब से दरवाजे पर खड़े हैं। आप लोगों को रमिया का गृह प्रवेश नहीं करना क्या? भैया, कर तो रहे हैं। कहे ऐसे रहे हो जैसे किसी महल की महारानी हो। जरा देर खड़ी रहेगी तो कौन से इसके पैर घिस जाएंगे। सोनम और शशि मुंह बनाते हुए रमिया का गृह प्रवेश करती हैं। जिसके बाद रविंद्र और रमिया अपने कमरे में जाते हैं कि तभी रविंद्र को अपने दोस्त का कॉल आता है, जिससे बात करके पता चलता है कि उसकी शहर में नौकरी लग गई है, जिसकी वजह से रविंद्र को फौरन शहर के लिए निकलना पड़ता है। रविंद्र के जाने के बाद रमिया जैसे ही अपने मायके से लाई हुई रजाई को ओढ़कर सोने लगती है कि तभी वहां शशि और सोनम आ जाती हैं और उससे उसकी रजाई को छीनने लगती हैं। माँ जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? एक तो दहेज में एक कटोरी तक नहीं लाई है, ऊपर से अपने साथ लाई हुई रजाई भी खुद ओढ़कर सो रही है। ला, ये रजाई हमें दे। लेकिन माँ जी, अगर आप ये रजाई ले लेंगे तो मैं क्या ओढ़ूंगी? ओ, तो मैडम को ओढ़ने के लिए रजाई चाहिए। तू तो गरीब है ना, और गरीबों को तो इन चीजों की आदत होनी चाहिए। तो बिना रजाई के सो समझी। शशि और सोनम रमिया से उसकी रजाई छीन कर ले जाती हैं। वहीं अपने पास मौजूद रजाई और उससे छीनी गई रजाई को ओढ़कर दोनों माँ बेटी आराम से सोती हैं। लेकिन वहीं बेचारी रमिया रात भर ठंड से कांपती रहती है। रमिया के दहेज ना लाने की वजह से उसकी सास और नंद उस पर बहुत अत्याचार करते हैं और ऐसे ठंड के मौसम में भी पूरे दिन उससे ठंडे पानी से कोई ना कोई काम करवाते रहते हैं। मेरी उंगलियां ठंडे पानी की वजह से सूज गई है। पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। ठंड के मारे तो मेरी हालत खराब हो रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर रजाई ओढ़कर आराम कर लेती हूँ। रमिया जैसे ही रजाई को ओढ़कर सोने लगती है कि तभी वहां शशि और सोनम आ जाती हैं और दोनों माँ बेटी रमिया के बाल पकड़ के खींचते हुए उसे रजाई से बाहर निकालती हैं। माँ जी, छोड़ दीजिए। हमने कहा था ना कि तू हमारी रजाई से दूर रहेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी रजाई ओढ़ने की? माँ जी, सुबह से रात भर ठंडे पानी में काम करती हूँ। देखिए, मेरी उंगली सूज गई है। अगर मैंने थोड़ी देर इसे ओढ़ भी ली तो इससे कौन सा पाप कर दिया। रात भर तो आप दोनों ही रजाई ओढ़कर सोती हो। इस बार तो तुझे छोड़ रहे हैं। अगर आइंदा तूने हमारी रजाई को हाथ लगाया ना, तो तेरे हाथ काट देंगे, समझी? इतना कहकर शशि रमिया को धक्का दे देती है। दिन रात ठंड में काम करने की वजह से रमिया की तबीयत खराब रहने लगी थी।
कम से कम मुझे ये फटी पुरानी चादर तो दे दीजिए। इससे आप लोगों का क्या चला जाएगा? किस बात का बदला ले रहे हैं? आखिरकार मैंने किया क्या है? तेरी वजह से हम भैया की किसी अमीर घर में शादी नहीं कर पाए। अगर तू उनकी जिंदगी में ना होती तो भैया की शादी किसी अमीर लड़की से करवाते और हमारे घर में बहुत सारा दहेज और पैसा आता और हमें ऐसे गरीबी में नहीं रहना पड़ता। तूने जो गलती की है उसकी सजा तो हम तुझे जिंदगी भर देते रहेंगे। इस घर में तेरा एक एक दिन किसी नर्क से कम नहीं होगा। अपनी सास और नंद के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देख रमिया अब दोनों से ही डरने लगी थी। इसलिए रमिया अब लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है और पूरे महीने भर ठंड में काम करने के बाद रमिया अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए रजाई ले आती। आखिरकार मैंने इस कड़कड़ाती ठंड में अपने लिए रजाई खरीद ही ली। अब मुझे इस ठंड में तड़पना नहीं पड़ेगा। रमिया आंखों में आंसू लिए रजाई ओढ़कर सो जाती है कि तभी वहां गुस्से से हाथ में बड़ा सा बर्तन लिए जिसमें ठंडा पानी होता है शशि और सोनम आती हैं और उस पानी को रमिया के ऊपर डाल देती हैं, जिससे उसकी पूरी रजाई गीली हो जाती है और बेचारी रमिया ठंड में कांपती हुई उठती है। हमने कहा था ना कि हमारे होते हुए तू इस घर में रजाई नहीं ओढ़ सकती, लेकिन तू फिर भी रजाई ले आई। ले, अब ओढ़ अपनी इस रजाई में सो। ऐसे तड़पाने से अच्छा है कि आप मुझे मार ही डालो। पूरा महीना मेहनत करके पैसे जोड़कर मैं अपने लिए ये रजाई लेकर आई और ये भी आप लोगों से देखी नहीं गई। रमिया की बात सुन सोनम और शशि दोनों हंसने लगते हैं। बेचारी रमिया रात भर ठंड से कपकपाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रोज की तरह रमिया जब काम पर जा रही होती है कि तभी ठंडी हवाओं और ओस की वजह से रमिया की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे वो बेहोश होकर रोड पे गिर जाती है और आसपास मौजूद सभी लोग चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। ये रोड में भीड़ कैसी है? कहीं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो चलकर देखते हैं। रविंद्र और दिवाकर जैसे ही उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। रविंद्र, ये तो रमिया भाभी है। रमिया, रमिया क्या हो गया तुम्हें? ये बेहोश क्यों पड़ी हो? दिवाकर और रविंद्र जल्दी से रमिया को नजदीकी अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर रमिया का काफी देर तक इलाज करता है। और देखिए, लगता है इन्होंने कई दिनों तक ठंडे पानी में काम किया है। इनके हाथ पैरों की उंगलियां भी काफी ज्यादा सूज गई हैं और उन्हें निमोनिया भी हो गया है। अगर उन्हें होश नहीं आता तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैं जानता हूं इन सब के पीछे किन का हाथ है। गुस्से में रविंद्र अपने घर जाता है और देखता है कि सोनम और शशि रजाई में आराम से बैठी हुई हैं। माँ, सोनम, ये सब क्या है? वहां मेरी पत्नी ठंड से बेहोश होकर रोड पर पड़ी थी और आप दोनों यहां बैठकर आराम कर रही हैं। अगर मैं समय पर नहीं आता तो रमिया का क्या होता आज? आप दोनों की वजह से उसकी ऐसी हालत है। अगर रमिया को कुछ हुआ भी ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। भैया, ये क्या बोल रहे हो? हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। झूठ मत बोलो तुम लोग। अगर मेरी रमिया को होश नहीं आया ना तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई भाई है और आपका कोई बेटा। इतना कहकर रविंद्र गुस्से में वहां से चला जाता है। अपने बेटे और भाई की बात सुन शशि और सोनम को अपनी गलती का एहसास होता है और वे दोनों हॉस्पिटल जाती हैं। रमिया की हालत देख उन दोनों की आंखों में आज पहली बार रमिया के लिए आंसू होते हैं और दोनों ही भगवान से रमिया के लिए प्रार्थना करती हैं। और आखिरकार 6 घंटे बाद रमिया को होश आ जाता है। रमिया, तुम ठीक हो ना? मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन अब और नहीं। मैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों से दूर चले जाएंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? आपके और मेरे अलावा माजी सोनम का और है कौन? अगर आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे तो उनका क्या होगा? जो हुआ उसे भूल जाइए। हमने तुझ पर इतने अत्याचार किए, उसके बावजूद भी तेरे दिल में हमारे लिए कोई नफरत नहीं है। भैया, भाभी, आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। सोनम, माँ जी, आप दोनों हमसे माफी मत मांगिए। जो हुआ उसे भूल जाइए। हम एक बार फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। सोनम और शशि अब पूरी तरह से सुधर जाती हैं और रमिया का काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखती हैं। वहीं अच्छी नौकरी होने की वजह से उनके घर की हालत भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है।